नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। आज हम कुछ अहम मुद्दा लेकर आपके पास आए हैं और इन तमाम मुद्दों पर आज बात करेंगे। बात हम करेंगे कि कोरोना का कहर किस तरह से बिहार, देश और देश के अन्य हिस्सों में देखने को मिला है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, पंजाब हो। हालांकि बिहार में इसका असर कुछ कम है, लेकिन सचेत रहने की जरूरत है। आज हम इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात हम यह भी करेंगे कि किसान आंदोलन अब भी जारी है और देश की राजधानी दिल्ली के मुहाने पर यह आंदोलन चल रहा है, लेकिन सत्ता में बैठी हुई पार्टी, केंद्र में बैठी हुई पार्टी इस पूरे मसले पर आंख मूंदे हुए है, क्योंकि उन्हें तो अभी जरूरत है बंगाल जीतने की। लेकिन इसके अलावा बात हम यह भी करेंगे कि आखिर एमएलसी का जो मनोनयन हुआ है, कल 12 लोगों का मनोनयन हुआ, जिसमें 6 जेडीयू और 6 भारतीय जनता पार्टी। क्या यह भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या यहां पे ये जो मनोनयन हुआ है वो संविधान के दायरे में हुआ है, इसके क्या कायदे हैं, क्या इसके कानून है। आज हम डीटीवी भारत पर इसी 3 अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मनोनयन पर मचमच की। जी हां, मनोनयन पर मचमच। आखिर मामला है क्या, यह जानना बेहद जरूरी है। विधान परिषद बिहार में राज्यपाल कोटे से 12 एमएलसी का मनोनयन हो गया है, लेकिन इसके साथ ही कई सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष कह रहा है कि सत्ताधारी दल खुद संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है। उनका कहना है कि यह मनोनयन ही गलत हुआ है। अब जरा राज्यपाल की ओर से एमएलसी मनोनयन के लिए जो प्रावधान है उसे हम बताते हैं। दरअसल इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या सहकारी आंदोलन में योगदान देने वालों का मनोनयन होता है। लेकिन ऐसा हुआ है क्या? और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मनोनयन पर यही बीजेपी ने जमकर बवाल काटा था और सवाल खड़ा किया था कि आखिर यह मनोनयन कैसे हो गया। प्रश्न यह उठता है कि आज बिहार में इन 12 लोगों में से ज्यादातर लोगों का जो मनोनयन हुआ है और जो मापदंड है, उस मापदंड पर ये लोग खरा नहीं उतरते। और इन तमाम स्थिति को अगर देखा जाए तो वाकई में सोचने वाली बात है। लेकिन बिहार में जो हुआ वो हम सबके सामने है। हम आपको एक जरा सूची दिखाते हैं और उसके बाद आपको बताते हैं कि मनोनयन जो हुआ है वो कौन लोग हैं और उनकी क्या योग्यता है, क्या इस योग्यता पर वो खरा उतर रहे हैं। हम जरा यह भी आपको दिखाते हैं। मैं उपेंद्र कुशवाहा, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य मनोनीत हुआ हूँ, की श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों को श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। मैं संजय सिंह, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य मनोनीत हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं देवेश कुमार, जो बिहार विधान परिषद के लिए सदस्य मनोनीत हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा। जी हां, मनोनयन हो गया है, लेकिन बिहार में जो हुआ है वो हम सबके सामने है। इस सूची को देखते हैं, इनमें से कौन लोग जो आज की तारीख में मनोनीत हुए। सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेसर उपेंद्र कुशवाहा, खुद तो प्रोफेसर हैं। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र गुप्ता को शिक्षा और डॉक्टर राम बच्चन राय जो शिक्षा साहित्य से जुड़े हुए भी हैं। इसके अलावा देवेश कुमार जो पत्रकार हैं। बाकी लोग विशुद्ध राजनीतिक माने जाते हैं, ठेठ राजनीतिक जिसको आप कह सकते हैं। मतलब इनके लिए समाज सेवा का कार्ड कहें या बोर्ड लगवाना पड़ेगा, यही एकमात्र उपाय है। अब आपको बताते हैं कि कौन क्या है। सबसे पहले बात करें, अशोक चौधरी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और प्रदेश जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं और शिक्षा मंत्री भी रहे हैं। इनका भी मनोनयन हुआ है
और फिलहाल ये नीतीश सरकार में मंत्री भी हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें तो कुछ अगर और भी नाम अगर की चर्चा की जाए तो उपेंद्र कुशवाहा का भी नाम है, और इस नाम में वो तो यूं तो प्रोफेसर हैं, लेकिन इससे पहले वो केंद्र में मिनिस्टर भी रहे हैं, मानव संसाधन राज्य मंत्री भी रहे हैं। इसके अलावा देवेश ठाकुर की अगर बात कर ली जाए तो वो भी राजनीतिज्ञ हैं, उनका भी अगर कहा जाए तो कला सेक्टर से या अन्य सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि वो पत्रकार हैं। इसके अलावा नविता सिंह हैं, उनका भी चयन हुआ है, वो भी शुद्ध रूप से राजनीतिज्ञ हैं। और कई ऐसे ना, आप देख रहे हैं तस्वीर जो आपके सामने है, वो सब संजय सिंह हैं जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, शुद्ध रूप से अगर कहा जाए तो राजनेता हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो संजय गांधी हैं, ये भी राजनीतिज्ञ हैं। और ललन सर्राफ जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, और ये भी शुद्ध रूप से राजनीतिक कह सकते हैं। और हालांकि डॉक्टर रामबच्चन राय की अगर बात कर ली जाए तो शिक्षा साहित्य से उनका लगाव रहा है, और बाकी लोगों की अगर बात कर ली जाए तो सबके सब राजनेता हैं। ऐसे में प्रश्न उठता है कि आखिर ये किस तरह की सियासत हो रही है, और विपक्ष आज की तारीख में इस पर सवाल भी उठा रहा है। और विपक्ष का सीधा सीधा आरोप है कि इस पूरे मनोनयन में संविधान को ताक पर रखा गया है। और ये चिंता का विषय जरूर है। और आइए पहले जरा आपको सुनवाते हैं कि आरजेडी इस मसले को कितनी गंभीरता से ले रहा है और आरजेडी किस तरह से विपक्ष सत्ता पक्ष पर सवाल खड़ा कर रहा है। जो है वो सारे के सारे पॉलिटिकल क्षेत्र यानी राजनीतिक कैरियर है उनका। जबकि अगर हम बात करें संविधान के हिसाब से तो आर्टिकल 171 के क्लॉज नंबर 5 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप हर क्षेत्र यानी साइंस, लेक्चरर, आर्ट्स, इन तमाम क्षेत्रों से एक एक प्रतिनिधि को वहाँ पे अपॉइंट करना चाहिए, जिसमें कि गवर्नर को ये एम्पावर दिया गया है कि वो चयनित करे। बावजूद इसके उसका उल्लंघन हुआ है वहाँ पे, और जितने लोग वहाँ पे कल उन्होंने शपथ ग्रहण किया है वो सारे के सारे पॉलिटिकल क्षेत्र से आते हैं। यानी कहीं ना कहीं आप अगर कहिए तो उनके अधिकार। जी हाँ, विपक्ष ने जो सवाल खड़े किए हैं वो सवाल बनते हैं, और लोग जानना चाहता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। आपको याद दिलाते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कि केंद्र में सरकार है, और इस सरकार में और महाराष्ट्र में जब इनकी सरकार थी और उसके बाद जब इनका तख्ता पलट हुआ, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, तो जब उद्धव ठाकरे जो कि किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, वहां भी विधान परिषद है, वहां पर जब मनोनयन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी ने सवाल खड़ा किया कि ये तो गलत है, राज्यपाल किस हैसियत से इन्हें मनोनीत करते हैं। लेकिन जब यहां पे मनोनयन होता है तो उन्हें साफ सुन जाता है। हालांकि इस मसले पर जब हमारे संवाददाता ने सवाल किया भारतीय जनता पार्टी के नेता से, तो क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुनिए आप। मनोनयन किया तो काफी सोच समझ कर किया है, और कहीं न कहीं से सब लोग जुड़े हुए एक दूसरे से, एक क्षेत्र से, जैसे कि समाज सेवा से भी कुछ लोग हैं, शिक्षा से राजेंद्र गुप्ता जी हैं जैसे कि प्रोफेसर हैं, रामबच्चन राय साहित्य से हैं, हमारे देवेश जी पत्रकार हैं। तो ऐसा नहीं है, एक राजनीतिक व्यक्ति भी विभिन्न कामों में संलग्न रहता है और बहुत योगदान देता है विभिन्न स्तरों पर, समाज सेवा से लेकर बहुत कार्यों में। कोई कला संस्कृति से भी कुछ लोग हमारे जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो लोग अपना फर्ज निभा रहे हैं, और उस आधार पर राज्यपाल महोदय ने चयन किया है। लेकिन विरोधियों को केवल विरोध करने की आदत पड़ गई है, तो उन्हें कोई मुद्दा नहीं है। जी हाँ, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर थे विनोद शर्मा इनका नाम है, और ये पहले कांग्रेस के प्रवक्ता हुआ करते थे, आजकल भारतीय जनता पार्टी में है। लेकिन जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि विपक्ष का ये प्रोपगंडा है, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहे सत्ता में बैठी हुई तमाम पार्टियां जो लोग हैं वो चाहे जितनी भी दलील दे दें, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई यही है कि कहीं ना कहीं इस मनोनयन में गड़बड़ी हुई है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो गलत है। जो मापदंड तय किए गए हैं उस मापदंड को ताक पर रखा गया है, और यही वजह है कि आज विपक्ष सत्ता पर सवाल कर रहा है। और इस पूरे मसले पर सत्ता में बैठी हुई पार्टी चाहे जेडीयू हो और भारतीय जनता पार्टी हो, पूरी तरह से आज मौन है, जवाब इनके पास नहीं है।
जो तस्वीर देख रहे हैं और टेक्स्ट भी लिखा हुआ है सत्य वचन। दरअसल मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, बिहार में भी राज्यपाल रहे हैं और अपनी बेबाकी के लिए अक्सर जाने जाते हैं। एक बार फिर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। हालांकि इस सवाल के बाद सत्ता में बैठी हुई पार्टी थोड़ी सी नाराज है। जनाब मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसान आंदोलन का समर्थन किया और सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाए। मीडिया को दिए इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने कहा कि उनका बोलना सरकार और पार्टी के काम आएगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अगर नहीं लगेगा कि हम उनके हमदर्द हैं तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि अगर एक कुतिया भी मर जाती है तो भी सरकारें उसके लिए संवेदना संदेश भेजती हैं। 250 किसान मर गए बॉर्डर पर, कोई बोलने वाला नहीं है। यह एक चिंता का विषय है। पोजीशन पे हूं और मेरा बोलना इतना उचित नहीं है, लेकिन मैं चूंकि किसान मूवमेंट से निकला हूं, खुद किसान हूं, खुद मैंने खेती की है बचपन में, तो मैं किसानों की तकलीफ से वाकिफ हूं और वो तकलीफ मैं महसूस करता हूं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि इस आंदोलन को जितनी जल्दी समाप्त किया जा सके बातचीत करके, सहमति से, उतना देश के हित में होगा। मैं सरकार से भी ये प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप इसमें किसानों के बात को ध्यान में रखते हुए, किसानों की बात को प्रायोरिटी देते हुए इसको सॉर्ट आउट करने की, हल करने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें बहुत एलियनेशन हो रहा है किसानों का। और किसान भाइयों से भी मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये आपका आंदोलन इस मामले में सफल हो गया है कि सारे देश को किसानों के मुद्दे मालूम हो गए हैं, तो समझदारी के साथ दोनों साइड मिलकर बात करें और इसको हल। जी हां, अभी आपने सुना सत्यपाल मलिक को। अब जरा बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कोरोना रिटर्न। क्या वाकई में कोरोना का दूसरा चरण शुरू हो गया है? स्थिति कुछ और खबरें कुछ ऐसी ही आ रही है। महाराष्ट्र के जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं, तमिलनाडु के हालात चिंताजनक हैं, केरल के हालात चिंताजनक हैं। और आपको याद होगा कि कल जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री ने स्टेट के तमाम मुख्यमंत्रियों से बात की और उसके बाद चिंता जाहिर की है। देश में फिर से कोरोना का रफ्तार बढ़ गया है। बढ़ते रफ्तार ने केंद्र और राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है। 2020 में इसी महीने कोरोना ने भारत में कदम रखा था, जिसके बाद पूरे देश को इसने अपनी जग में ले लिया। करीब 1 साल हो चुके हैं देश को कोरोना की चपेट में आए, लेकिन अब भी कुछ नहीं बदला। कोरोना जितनी तेजी से बढ़ा उतनी ही तेजी से देश में लोगों की जानें गई। कोरोना को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन लगा। स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर सब कुछ बंद रहे। वहीं दूसरी ओर महामारी के दौरान कोरोना वॉरियर ने अपनी जान हथेली पर रखकर दिन रात एक कर दिया। पीएम मोदी ने एक बार देश की जनता को संबोधित भी किया, उनका मनोबल बढ़ाया, लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की। लेकिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप ने सभी की जिंदगियों को बेरंग कर दिया। राष्ट्र रक्षक की तरह कोरोना महामारी और हमारे बीच में एक शक्ति बनकर के खड़े हैं। देश ऐसे सब छोटे बड़े व्यक्तियों का, संगठनों का कृतज्ञ है। मैं चाहता हूं कि 22 मार्च रविवार के दिन हम ऐसे सभी लोगों को धन्यवाद अर्पित करें। और धन्यवाद अर्पित करने का तरीका भी देश के एक एक व्यक्ति को जोड़ सकता है। रविवार को यानी जनता कर्फ्यू के दिन शाम को ठीक 5 बजे हम अपने घर के दरवाजे पर खड़े होकर या बालकनी में या खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक, रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके,
हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। तो आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कोरोना का कहर देश में बढ़ने लगा था, उसके बाद लगातार प्रधानमंत्री सक्रिय थे और हर बार अपील करते थे और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, और ये उन्हीं का नतीजा था कि हम हिंदुस्तान, जो सबसे एक कहा जा सकता है दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी वाला मुल्क, वहां पर कोरोना जो कहर बरपाना चाहिए था वो कहर नहीं बरपाया। और उसके बाद लगातार पीएम अपील करते रहे। कल भी प्रधानमंत्री ने लोगों से बात की है और बात करने के बाद लोगों को सजेस्ट किया है। हालांकि इस मसले पर मुख्यमंत्री ने भी कहा है, और आपको बता दें कि 21 तारीख को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिले के तमाम जिलाधिकारियों के साथ बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे। हालांकि बिहार में कंट्रोल में है कोरोना। अब जरा लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, लोग किस तरह से रह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कोरोना को लेकर, जरा ये भी सुनिए। मास्क रखा है बट लगाया आपने नहीं है, क्यों इतनी बड़ी गलती क्यों की आपने? गलती नहीं है, कोरोना कहीं नहीं है, सब खाली हवा है, कहीं कोरोना नहीं। डर नहीं है कोरोना? काहे को डर है? किसको कोरोना से डर है? आपको डर है? मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? अभी जस्ट निकाले हैं मास्क पैकेट में, जस्ट अभी निकाले। मेरा मास्क नहीं है, नहीं लाए हम। गर्मी इतना लगता है, सांस लेने में नहीं बनता है। लगता है किसी के नहीं आता है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट में मास्क फिर लगाया क्यों नहीं आपने? अभी ये थी सत्तू घुरवा रहे थे ना पीने के लिए। अच्छा, आपने भी नहीं लगाया है मास्क? सत्तू घुरवा रहे हैं पीने के लिए। सत्तू बनवा रहे हैं, अभी जवाब नहीं दे पाएंगे। पदाधिकारी हमारे हैं, पदाधिकारी। अभी जो हम लोग सत्तू पीने के लिए मास्क निकाल के ही किए हैं, सत्तू पीने अभी हम कुछ नहीं बता पाएंगे। पहले सत्तू पी लेने दीजिए, उसके बाद बात करेंगे। पहले सत्तू पीने की हम लोग उन्होंने भी मास्क नहीं लगाया है। आपको पता है कि देश में फिर से कोरोना बहुत ज़्यादा फैलने लगा है? हाँ मैम, आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? वो क्या है कि अभी आते वक्त गलती से घर पे छूट गया है, तो अभी मार्केट में मैं ले लूँगी। अपना ध्यान रखिए और मास्क जरूर लगाइए। हाँ जरूर। आपको पता है कि देश में फिर से कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है। बिहार में भी लॉकडाउन लगने की स्थिति बन सकती है। सर, आपको पता है फिर भी आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा? गर्मी बहुत ज़्यादा है ना अभी। हाँ, बचना तो है, ठीक है, गलती है, मैं मतलब पहन लूँगा। देश में या बिहार में कोरोना फिर से फैल रहा है, तो मास्क तो लगा के रहना चाहिए ना? जनरली हो तो जरूरी है, फिर भी आपने नहीं लगाया। नहीं, ड्राइव करते समय थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है, तो इसीलिए अभी मैंने निकाला है। सर, में रेगुलर मास्क रखे हैं आप? हाँ, मास्क है हमारा पास। लगा लीजिए फिर। मास्क तो सही। मास्क बहुत जरूरी है। हाँ, वो तो एसेंशियल है अभी। परिवार के लिए, दोनों के लिए लगा लीजिए। जी हाँ, आपने तस्वीर देखी। हमारी सहयोगी निभा सिंह लोगों से बात की और तस्वीर आपको दिखाया, और तस्वीर वाकई में सोचने वाला है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री या तमाम बुद्धिजीवी लोग अपील कर रहे हैं कि कोरोना से, और डॉक्टर लोग भी अपील कर रहे हैं कि कोरोना से बच के रहना है, मास्क लगाना है, 2 गज दूरी जरूरी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम बेफिक्र हैं। कोई कहता है कहाँ है कोरोना, यहाँ तो कुछ नहीं है, कोई मास्क नहीं लगा रहा। अब वैसे में अगर कोरोना हमारे और आप तक पहुंच रहा है तो सोचने वाला विषय है कि गलती कहां हो रही है और कौन कर रहा है गलती। और आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री देश के तमाम जो स्टेट के मुख्यमंत्री हैं उनसे उन्होंने बात की, उसके बाद लोगों से अपनी राय भी जाहिर की है। और क्या कुछ कहा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, ये भी सुनिए। कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। बीते 7-8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से भारत आज जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उसे बिगड़ने नहीं देना है और अधिक सुधार करना है। आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है, फैटेलिटी रेट कम है। भारत में जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर करीब 5,500 लोगों को कोरोना हुआ है, वहीं अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में ये आंकड़ा 25,000 के करीब है। भारत में
प्रति 10 लाख लोगों में मृत्यु दर 83 है, जबकि अमेरिका, ब्राजील, स्पेन, ब्रिटेन जैसे अनेक देशों में ये आंकड़ा 600 के पार है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। जी हां, हर तरफ चर्चा हो रही है। लोगों को कहा जा रहा है कि थोड़ा कोरोना है तो थोड़ा बच के रहें, सावधानी बरतें, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। मुख्यमंत्री ने भी कल लोगों से अपील की और कहा कि कोरोना को देखते हुए सजग रहने की जरूरत है, सचेत रहने की जरूरत है और बिहार जो एक घनी आबादी वाला प्रदेश है, वैसे में हम सबकी जिम्मेवारी है कि कोरोना पर लापरवाही न बरतें। लेकिन आप जानते हैं कि हम सब लोग इसके लिए सचेत हैं। अभी तो बिहार की स्थिति वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी प्रतिदिन हम लोग इस बात को लेकर के सजग रहते हैं। और आप जानते हैं कि कहीं से भी कोई बाहर से आते हैं तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ ही जगहों पर जो बाहर से लोग आए और उनको जो देखा गया उसमें कई लोगों का पॉजिटिव निकला। तो ये तो अब बिल्कुल पूरे तौर पर इसको देखना पड़ेगा और प्रतिदिन भी इसको लेकर के है। और एक दिन तो अभी 2 दिन के बाद ही एक मीटिंग हम फिर जिला स्तर से लेकर के सब जगह के लोगों के साथ हम बैठक करने वाले हैं और लोगों को सजग करना। वैसे लोगों के मन में बिहार में तो है ही नहीं, लोगों को लग रहा है कि बिल्कुल समाप्त हो गया। अच्छी बात है, लोगों के मन में भावना है, लेकिन फिर भी लोगों को सजग और सचेत करना है कि साहब सब लोग सचेत रहें। राज्य सरकार की तरफ से जितना काम किया जा रहा है वो लोगों के हित में है। तो हम लोग एक एक चीज़ पर कॉन्शियस है, देखेंगे और लोगों को सजग और सचेत भी रखेंगे। स्कूल कॉलेज चलेगा, अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। स्कूल कॉलेज सब चलेगा और सबको भी रोकने का प्रश्न नहीं। जी हां, सजग रहिए, सचेत रहिए और कोरोना को फैलने से रोकिए। ये जवाबदेही सिर्फ सरकार की ही नहीं, जवाबदेही और जिम्मेवारी हमारी और आपकी भी है कि कोरोना को कैसे रोका जाए, कोरोना को बचाया जाए। हालांकि टीका आया है और जिन्हें टीका लगवाना है वो जरूर लगवाएं और इस पूरे मामले पर सावधानी जरूर बरतें। डीटीवी भारत की अपील है कि सामाजिक दूरी का पालन करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और कोरोना से बचें, क्योंकि कोरोना से अगर नहीं बचे तो निश्चित रूप से हमारी और आपकी परेशानी बढ़ सकती है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए डीटीवी भारत।